हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स एक इंजीनियरिंग की एक ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें थर्मल एनर्जी और थर्मल एनर्जी के कई सारे अनेक फॉर्म्स होते हैं या रूप होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में ऊष्मा गतिकी बोला जाता है। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा की गति हो रही होगी या ऊष्मा के द्वारा हम इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स में कुछ ना कुछ वर्क करवा रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे आज की वीडियो में ओनली। टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में बोला जाता है इसे ऊष्मा गतिकी। जैसा कि हमें इसी वर्ड से पता चल रहा है, थर्मो मीन्स थर्मल एनर्जी। थर्मो मीन्स थर्मल एनर्जी हीट के रूप में। तो हीट थर्मल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। गति का मतलब होता है मोशन, डायनेमिक्स का मतलब मोशन। थर्मल एनर्जी इन मोशन। थर्मल एनर्जी को इक्विपमेंट में हम यूज करके उन इक्विपमेंट्स से कुछ वर्क प्राप्त कर रहे हैं। तो थर्मल एनर्जी और थर्मल एनर्जी की वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स को हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन, thermodynamics is the most important branch of engineering that deals with the heat and other forms of या थर्मल एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी या हीट बोलो, या थर्मल अदर फॉर्म्स ऑफ थर्मल एनर्जी। एंड it describes how thermal energy affects the मैटर को बोला जाता है द्रव्य या बोला जाता है इसको पदार्थ। तो ये थर्मोडायनेमिक्स की एक ओरिजिनल और एक डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल में 2 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स अगर इंटरव्यू में आप मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बताते हैं तो उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन कैसे देंगे वो आज के इस वीडियो में बेसिक बातों के साथ में जानेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा कि थर्मल एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब मोशन, थर्मल एनर्जी इन मोशन। केमिकल इंडस्ट्रीज में जो भी इक्विपमेंट्स काम में आते हैं उन इक्विपमेंट्स में या उन रिएक्टर्स में थर्मल एनर्जी से हम वर्क प्राप्त कर रहे होंगे। इसका डेफिनेशन में थर्मोडायनेमिक्स इज द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि हर एक ब्रांच में थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट आता है, आईटी को छोड़ के। ठीक है, दैट डील्स विद द हीट या थर्मल एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मल एनर्जी और थर्मल एनर्जी की जो अदर फॉर्म्स है, जैसे एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ठीक है, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ अलग अलग थर्मल एनर्जी की जो फॉर्म्स है उनके बीच के रिलेशन को ये डेफिनेशन या थर्मोडायनेमिक्स ये ब्रांच डिफाइन करती है, या उनके रिलेशंस को इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं। एंड इट इज डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी अफेक्ट्स द मैटर। जो थर्मल एनर्जी है वो मैटर को कैसे अफेक्ट करती है। जैसे पावर प्लांट में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वहां थर्मल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल एनर्जी स्टीम के रूप में, स्टीम क्या एक प्रकार की थर्मल एनर्जी, पानी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, उसको सुपर हीटेड स्टीम बनाया जाता है, उस स्टीम को टरबाइन पे डाला जाता है और मैकेनिकल टरबाइन क्या करती है, मैकेनिकल वर्क करती है और मैकेनिकल को डायनामो की सहायता से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे कई सारे प्रोसेसेस हैं जहां पर इंडस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करती है। तो चलिए इसके स्कोप्स देख लेते हैं। स्कोप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आता है, या इंटरव्यू में आप बैठेंगे तो एक जनरल सी बेसिक सी बात है कि कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके स्कोप्स क्या क्या हैं, उसकी केमिकल इंडस्ट्रीज में और आपके वर्क प्लेस पे इंपोर्टेंस क्या क्या है, तो आपको किस तरीके से बताना है वो यहाँ पे देखेंगे हम। टॉपिक है अपना स्कोप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, THDY, थर्मोडायनेमिक्स को शॉर्ट में लिखा, ठीक है। स्कोप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेस होते हैं। इन दो टर्म्स भी आपको पहले अवगत करा देता हूं इसको बताने से पहले कि यूनिट ऑपरेशन क्या होता है और यूनिट प्रोसेस क्या होता है। यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशंस केमिकल इंडस्ट्रीज में जहां पे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो यूनिट ऑपरेशन के अंदर वो सारे ऑपरेशन आते हैं जिनमें पदार्थ की फिजिकल अवस्था चेंज होती है या फिजिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस, जैसे आप पानी को गर्म करके स्टीम बना रहे हैं टरबाइन पे डालने के लिए, तो वहां पर वो जो प्रोसेस होगा वो यूनिट ऑपरेशन के अंदर होगा। डिस्टिलेशन, किन्हीं भी दो प्रोडक्ट को, जैसे आपको यूरिया बनाना है तो अमोनिया CO2 दोनों गैसों को 3:1 के रेशो में मिला के आप यूरिया बनाते हैं। तो यूरिया बनाने के दौरान यूरिया के साथ में अनकन्वर्टेड अमोनिया रह जाती है, तो उसको डिस्टिलेशन कॉलम के द्वारा डिस्टिल्ड किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। तो यहां पर केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई भी 3 कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को हम हटा रहे हैं, फिजिकली रिमूव कर रहे हैं। या जैसे वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसमें कई सारी गंदगी हो गई है तो उसको फिजिकली एक टैंक में भर दिया जाता है, गंदगी नीचे सेटल डाउन होगी, प्योर वाटर को ऊपर से हटा लिया जाता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, फिजिकल चेंज हो रहा है इसमें। तो इस प्रकार के जितने भी ऑपरेशंस अपने इंडस्ट्रीज में आते हैं उन सभी ऑपरेशंस को हम यूनिट ऑपरेशन के अंदर काउंट करते हैं। तो ये यूनिट प्रोसेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस। अगर इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे अमोनिया ने CO2 के साथ में रिएक्शन करके आपको ये दिया, यूरिया दिया, तो यहां पे अमोनिया और CO2 इनकी जो प्रारंभिक अवस्था थी, जो प्रारंभिक फेज थी, इन्होंने अपनी खत्म करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया। दो चीजों ने मिलकर, दोनों अपने आप में तो खत्म हो गए, अपना फंडामेंटल मूल अस्तित्व तो उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन एक नया ही प्रोडक्ट बना दिया, यूरिया। तो यहां पर जो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रिएक्टेंट अपनी प्रारंभिक अवस्था को खोके कोई नई चीज का निर्माण करता है तो वो सारे प्रोसेस आते हैं यूनिट प्रोसेस के अंदर। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में कोई सा भी प्रोडक्ट हो, इन दोनों यूनिट ऑपरेशन बोलूं मतलब कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है जहां पर फिजिकली कोई चीजें अलग हो रही है, फिजिकली उनका मिक्सिंग हो रही है, वो समझना है। यूनिट प्रोसेस अगर मैं वर्ड यूज करूं तो वहां पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था वो खो दे रहे हैं, एक नई चीज बना रहे हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में जो स्कोप्स की हम बात करें तो कई सारे हजारों टाइप के यूनिट ऑपरेशन होते हैं, हजारों टाइप के यूनिट प्रोसेस होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस से कोई भी रिएक्शन होता है और कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज में कई सारे इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे फैन है, ब्लोअर है, पंप है, वाल्व है, कोई भी रिएक्शन रिएक्टर है, रेफ्रिजरेटर है। तो इधर के बहुत सारे प्रकार के, ऐसे बहुत सारे प्रकार के इक्विपमेंट्स जिनमें यूनिट प्रोसेस कुछ संपन्न हो रहा होता है, ये यूनिट प्रोसेस संपन्न हो रहा होता है। तो उन यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन, उन यूनिट प्रोसेस और वो यूनिट ऑपरेशंस, ठीक है, कैसे होंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, इक्विपमेंट्स की उनकी वर्किंग क्या होगी, उनका प्रिंसिपल क्या होगा, कोई भी जो रिएक्टर है वो कितना कन्वर्जन कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एक तो उसका कन्वर्जन और उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, कन्वर्जन और उसकी एफिशिएंसी। तो ये सारे प्रकार की जो कैलकुलेशन है वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के आधार पे
लॉज के आधार पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ होते हैं जो आने वाली वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ये 3 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। इन तीनों लॉस हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं, उन इक्विपमेंट्स की जो कैलकुलेशन होती है, उनका जो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट है, उनमें कहीं ना कहीं अपने थर्मोडायनेमिक्स के जो जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ की जो बात होती है, उनका यूज करके उनकी एफिशिएंसी निकाली जाती है और उनका कन्वर्जन निकाला जाता है। तो ये तो हो गया अपना थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका स्कोप। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, उसका कोई ना कोई लाइफ में यूज होता है। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम यूज ना कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में कहीं जॉब करेंगे, कहीं वर्क प्लेस में जाएंगे, किसी इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, तो ये बेसिक फंडामेंटल जानकारियां हमें होना जरूरी है। सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान भी ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ाई कर रहा हूं, क्यों इतने कॉन्सेप्ट, इतने लॉज में पढ़ रहा हूं। ठीक है, काम जब करते हैं तो वहां फिजिकल काम तो नहीं आते, लेकिन कौन सा इक्विपमेंट किस सिद्धांत पे किस तरीके से काम करेगा, वो अच्छी एफिशिएंसी कब देगा, जब हमको नॉलेज होगी तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, ताकि कहीं पर भी वर्क करने जाए तो हम इजीली उन चीजों की, उन मशीनरीज की हम अंडरस्टैंडिंग से उन पे काम कर पाए। तो ये तो स्कोप्स हो गए। अब किसी भी चीज के स्कोप्स का मतलब क्या होता है, फायदे। इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप देखो कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसके फायदे क्या हैं। अगर आपको फायदे पता नहीं है तो छोड़ दो पढ़ना। सीधी सी बात है, आप पता होना चाहिए, चाहे आप छोटा सा काम कर रहे हो, चाहे आप बड़ा काम कर रहे हो, चाहे छोटा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे अपना दिन का 2 घंटा दे रहे हो, अगर आपको पता है आपका कुछ उसमें फायदा है तो अपना समय दो, और आपको पता नहीं तो अननेसेसरी उस काम को करो मत। फायदे हर चीज के होते हैं तो नुकसान भी हर चीज के होते हैं। तो नुकसान देखते हैं कि इसके नुकसान क्या है। लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, सीमित। नुकसान का मतलब हार्मफुल वाला नुकसान नहीं है। लिमिटेशन का मतलब ये कहां तक काम कर पाएगा, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज है वो कहां तक काम कर पाएंगे। तो यहां पर ये है कि पहली लिमिटेशन है इसकी कि टोटल हीट कांट बी कन्वर्ट इनटू टोटल वर्क। टोटल हीट कांट बी कन्वर्ट इनटू टोटल वर्क। जो आपने टरबाइन पे डालने के लिए जो हाई प्रेशराइज, हाई टेम्परेचर की जो स्टीम आपने बनाई है, तो वो पूरी की पूरी हीट को कार्य में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कार्य में अब आप सोचेंगे कि यार इधर हीट है और इधर कार्य, हीट को कार्य में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, जब स्टीम को हाई टेम्परेचर पे टरबाइन पे आप डाल रहे हैं तो हाई प्रेशर से वहां पे क्या आपकी जो स्टीम एनर्जी या थर्मल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी डायनोमो के द्वारा किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, और आप एनर्जी कंजर्वेशन लो तो जा रहे हैं। हीट एनर्जी कांट भी डिस्ट्रॉयड, कभी भी ना तो उसको तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल हीट कांट बी कन्वर्ट इनटू टोटल वर्क। आप भी जानते हैं कि दुनिया में कोई सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं जो 100% होता हो। 100% इज नथिंग, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है केमिकल इंडस्ट्रीज में, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि 100% होता है। आइडियली अगर वो 97-95% अगर कुछ काम करते हैं तो उसको हम आइडियली मान लेते हैं। लेकिन पढ़ाई करने के लिए हम चीजों को आइडियलिटी पे उनको पढ़ाई करते हैं, उनकी आदर्शता पे, आदर्श व्यवहार पे उनको पढ़ाई करते हैं कि हाँ ये 100% एक्यूरेट होगी। लेकिन जब एक्चुअल फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, तो वहां पे डेटा बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन 90-95% वो सही रहते हैं। तो टोटल हीट एनर्जी कांट बी कन्वर्ट इनटू टोटल वर्क। ठीक है, अगर पूरी की पूरी थर्मल एनर्जी पूरे के पूरे कार्य में अगर प्राप्त नहीं होगी तो 100% एफिशिएंसी भी हमारी नहीं होगी। 100% एफिशिएंसी भी हमारी नहीं होगी। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में थर्मोडायनेमिक्स के लॉस पे काम करने वाले जो भी फैन, रेफ्रिजरेटर, ब्लोअर, कंप्रेसर, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वो 100% एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, लेकिन 90-90% तो काम करते ही होंगे। कई सारे फैक्टर्स रहते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर रहते हैं, एयर रहती है, डस्ट रहती है, कई सारी अननेसेसरी और चीजें रहती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कभी भी, इसका एक ड्रॉबैक पॉइंट यही है। और ये हर चीज में, हर सब्जेक्ट में, हर चीज में, लाइफ के हर एरिया में आपको ये ड्रॉबैक इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर लिमिटेशन की बात करें हम,
अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में तो आपको बताना है कि सर टोटल हीट एनर्जी कांट बी इनटू टोटल वर्क, क्योंकि 100% चीज कुछ भी नहीं होती। स्कोप्स की बात करें तो जहां केमिकल इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट्स, उनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो कैसे काम करेंगे, उनकी कैलकुलेशंस क्या होती है, वो थर्मोडायनेमिक्स के नियम के लॉस में हम बेस करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आज मैंने आपका थर्मोडायनेमिक्स से इंट्रोडक्शन करवाया है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं, और हम अगर इंजीनियर बनने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो हमें इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, हमें उसका यूज पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में और हमारी आने वाली लाइफ में उसके प्लस माइनस क्या है, प्रो एंड कॉन्स पॉइंट्स क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं उसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।